Good morning everyone, myself your chemistry faculty, Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, वापी। लास्ट क्लास हमने कहाँ तक एंड किया था? रिएक्शन विथ HI। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि PHOPH का अगर जब आप HI से करते हो रिएक्शन तो इसमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और फर्दर मैंने आपको SN1 एंड SN2 के बारे में ही बताया था। इसमें एक पॉइंट और है कि जो SN1 होता है इसमें बनता है रैस्मिक, मतलब इन्वर्जन भी होता है एज वेल एज रिटेंशन। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन? रिटेंशन का मीनिंग ये होता है कि जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप हटेगा, जहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं से आकर अटैक करेगा फ्रॉम सेम साइड, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन। लेकिन जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप हटा और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल अगर आके अटैक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। यहाँ समझ में आया? लास्ट वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हमने जो HI की बात किया था, HI में हमने बात किया था कि HI को हम हॉट HI या कोल्ड HI की तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास HI है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में यूज़ कर दिए। एक बार अगर हमने कर दिया हॉट HI तो इसका मीनिंग हो गया कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक अल्कोहल और एक आई बनेगा। लेकिन यही अगर यहाँ पर अगर हम कोल्ड HI ले लेते हैं, हॉट में दोनों का दोनों आयोडाइड बनेगा, लेकिन अगर हम कोल्ड HI लेते हैं तो कोल्ड HI इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट योर सिंपल HI। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या दिया है। अगर HI और हॉट दिया है तो दोनों बनेगा आयोडाइड, और कोल्ड दिया है तो इट इज़ एज यूजुअल एज दैट ऑफ HI। आया समझ में? आइए, तो ये हमारा हो गया पहला टाइप ऑफ रिएक्शन विथ HI। और ये कौन दिखाएगा? ईथर दिखाएगा, एल्कीन कभी नहीं दिखाएगा। दूसरा जो हम HI को क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो फिर से दो पैरामीटर पर है। एक आपका हो जाएगा एक्वस HI। द फर्स्ट वन इज योर एक्वस HI एंड द सेकेंड वन इज योर एनहाइड्रस HI। सेकेंड वन इज योर एनहाइड्रस HI। अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्वस HI एंड एनहाइड्रस HI में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो आपका एक्वस HI है यहाँ पर क्या है? जो HI एक्वस है यहाँ पर आपका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करोगे, द मैकेनिज्म विच यू आर गोइंग टू फॉलो, इट कैन बी आइदर SN1 or it can be either SN2 depending upon the कार्ब you have taken। अगर मान लीजिए आपका 3 डिग्री कार्ब कटायन है तो आपको SN1 लेना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 डिग्री कार्ब कटायन है तो आप SN2 लोगे। अगर उससे भी आप अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको सॉल्वेंट देखना पड़ेगा कि अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो SN1 होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए हो तो SN2 होगा। दूसरा, अगर आपने एनहाइड्रस HI लिया, एनहाइड्रस मतलब सूखा जिसमें पानी नहीं है, तो इसमें आपको मैंडेटरी SN2 ही फॉलो करना पड़ेगा। मैंडेटरी SN2 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि एक रिएक्शन लेके हम दोनों समझते हैं कि एक्वस में कैसे करेंगे एंड हम एनहाइड्रस में कैसे करेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने आपको अगर ये एक क्वेश्चन ले लिया कि ये हमारा हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3O CH3। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं एक्वस HI से, हम बात कर रहे हैं एक्वस HI। अब देखो एक्वस HI से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो इट कैन बी आइदर SN1 और इट कैन बी आइदर SN2। अब SN1 होगा कि हमारा रिएक्शन SN2 होगा, इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कार्ब कटायन को।
हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से हम कार्ब कटायन बनाते हैं तो ये बनेगा 3 डिग्री, यहाँ से बनाएंगे तो ये बनेगा 1 डिग्री। और आपको पता है कि जो 3 डिग्री कार्ब कटायन है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, मतलब जो रिएक्शन का हमारा मैकेनिज्म होगा दैट विल बी SN1, वो क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। अब चलिए, तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कार्ब कटायन में तोड़ेंगे। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा कि पहला स्टेप में आप ले लो CH3 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 सिंगल बॉन्ड O CH3, और आपको पता है कि HI क्या है, एसिड है, एंड एसिड ये सोर्स ऑफ वाटर, एसिड ये सोर्स ऑफ H+, तो HI हमको H+ देगा जो H+ O के लोन पेयर पर अटैक करेगा। इसके बाद से यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 O H CH3 O पर बन गया प्लस चार्ज। अब क्या देख रहे हो कि अब आपका कार्ब कटायन कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो 3 डिग्री स्टेबल है, और अगर यहाँ से ब्रेक किया तो 1 डिग्री, तो हमें यहाँ से ब्रेक करना है क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल कार्ब कटायन बन रहा है। तो ये फर्दर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3OH प्लस ऑफ CH3 प्लस, फर्दर इसमें रिएक्ट कर गया I माइनस से, तो ये आपका बन जाएगा CH3I प्लस ऑफ CH3OH। आपने तो HI का रिएक्शन करवा दिया, लेकिन साथ में देखो यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस मतलब सॉल्वेंट, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाटर लेते हैं, मतलब ये वाला फर्दर रिएक्ट कर जाएगा किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, वाटर से। वाटर से मेरे को क्या मिलेगा, H+ एंड OH-। आपको पता है कि आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, आयोडीन क्या करेगा, छोड़ के हट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेबल कार्ब कटायन है। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 वाटर का OH यहाँ आ गया और आयोडीन से HI यहाँ बन गया। मतलब आप क्या देख रहे हो कि अगर आप HI को एक्वस HI से रिएक्ट करवाते हो तो बोथ प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल, दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, अल्कोहल। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया एक्वस HI का हम कैसे रिएक्शन करेंगे। अब यही मान लो कि अगर आपने एक्वस के जगह अगर आपने एनहाइड्रस ले लिया तब क्या होगा, तो पहले देखना पड़ेगा कि एनहाइड्रस अगर हम लेते हैं एनहाइड्रस तो वहाँ तो कंफर्म है कि हम SN2 ही लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 O CH CH3 इसको हम रिएक्ट करेंगे एनहाइड्रस HI और उसका मतलब हमें SN2 देखना पड़ेगा। सिंपल है, हमें बार बार मैकेनिज्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस मतलब ये केवल HI से रिएक्ट करेगा, इसमें अब वाटर नहीं है कि ये फर्दर किसी भी सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा। सिंपल है। अगर हम देख रहे हैं कार्ब कटायन कि भैया पहले कार्ब कटायन कैसा कैसा बनेगा, पहले आपको ये देखना है। तो अगर हम लेफ्ट वाला देख रहे हैं तो यहाँ कार्ब कटायन बनेगा 1 डिग्री। अगर हम राइट वाला देख रहे हैं तो यहाँ कार्ब कटायन बन जाएगा 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कार्ब कटायन 1, यहाँ पर 2, मतलब और ये क्या हो गया, एनहाइड्रस मीन्स SN2। SN2 मतलब जो हमारा HI से I होगा वो वहीं अटैक करेगा जहाँ क्राउडिंग कम होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ क्राउडिंग कम है, तो I माइनस यहाँ पर अटैक कर जाएगा। हमारा इसका आंसर बन जाएगा CH3 CH2I प्लस HO CH CH3 CH3। ये हमारा आंसर बन गया। तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अगर वो उन्होंने HI का कंडीशन मेंशन कर दिया है, कहीं एक्वस डाल दिया, कहीं पर एनहाइड्रस डाल दिया,
करना कुछ नहीं है, जहाँ एक्वस है वहाँ क्या करोगे आप, फर्दर वाटर से भी रिएक्ट करोगे, जहाँ एनहाइड्रस है वहाँ पर फिर वाटर का कोई भी रोल नहीं है। आया समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। देयर इज वन क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा। prepare isopropyl alcohol from propene। prepare isopropyl alcohol from propene। इसमें दो कंडीशन दिया है। सबसे पहला क्या दिया है, इन वन स्टेप। द फर्स्ट दे हैव गिवन इन वन स्टेप और द सेकेंड क्वेश्चन दे हैव गिवन इन टू स्टेप। द सेकेंड क्वेश्चन इज टू प्रिपेयर इन टू स्टेप। इस दो स्टेप में आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपीन। पहला हमें दिया गया है कि आपको एक स्टेप में बनाना है और दूसरा आपसे बोला गया है टू स्टेप में बनाना। नाउ व्हाट इज द स्टेप? स्टेप का मतलब ये नहीं है मैकेनिज्म का स्टेप। स्टेप का मतलब ये है कि आप कितना रिएजेंट यूज कर रहे हो। तो इन वन स्टेप मतलब आपको केवल एक रिएजेंट यूज करके बनाना है और इन टू स्टेप मीन्स आपको दो रिएजेंट यूज करके बनाना है। आया समझ में? तो अब जैसे मान लीजिए हम अगर पहला स्टेप ले लें तो बोला गया है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपीन बनाना है। तो प्रोपीन क्या होगा, 3 कार्बन। हमने प्रोपीन ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इससे हमें बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH OH CH3। हम पहला का बात कर रहे हैं, बोला इन वन स्टेप। तो वन स्टेप में कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर वाटर दे देते हैं तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिपल्शन। यानी हम वाटर तो लेंगे बट आई विल टेक वाटर विथ H+। H+ मीन्स हो गया एसिडिक। तो H+ का मतलब क्या होगा, एसिड कैटेलाइज्ड। आपको वाटर यूज करना है तब जाके ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपीन इन वन स्टेप। अगर हम बात कर देते हैं 2 स्टेप में तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने ले लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH OH CH3। तो मतलब आपको इसमें यूज करना पड़ेगा 2 रिएजेंट। सबसे पहला हम क्या यूज करेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और दूसरा हमें यूज करना है H2O। तो ये हमारा हो गया 2 रिएजेंट मतलब 2 स्टेप। ऊपर वाला एक रिएजेंट मतलब एक स्टेप। दोनों का हमने प्रीवियस लेक्चर में सब बताया है मैकेनिज्म, ये कैसे कैसे अटैक करता है। आया समझ में? चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। हम अभी फिर से बता रहे हैं, स्टेप का मतलब ये कभी मत समझना मैकेनिज्म का स्टेप। स्टेप का मतलब है आप कितना रिएजेंट यूज कर रहे हो। अगर 1 स्टेप है तो आपको यूज करना है 1 रिएजेंट, अगर 2 स्टेप है तो आपको यूज करना है 2 रिएजेंट। इसको एक बार आप देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू 15 सेकेंड।
सबने देख लिया। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों हमारा जो कार्ब कटायन है वो अगर बन रहा है 1 डिग्री और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, मान लीजिए कोई अगर हमें एक दिया है रिएक्टेंट जहाँ पर अल्काइल ग्रुप आइदर लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों का दोनों बन रहा है 1 डिग्री और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, फिर आप कैसे बताओगे कि कौन आपका SN1 जाएगा कि कौन आपका SN2 जाएगा? कैसे बताओगे आप, बोलो मेरे को। फिर उस समय आपको चेक करना पड़ेगा सॉल्वेंट से कि अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कंफर्म इट इज SN1 और अगर आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो कंफर्म इट इज SN2। आया समझ में? जैसे अब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, आपका परसेंटेज होता है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि आपका कार्ब जो आपका 1 डिग्री बन रहा है तो ये क्या होगा, ये तो SN1 भी हो सकता है SN2। हाँ, डिफरेंस क्या है कि अगर 1 डिग्री आप लेते हो अल्काइल हैलाइड तो SN2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, SN1 का कम होगा, लेकिन होगा तो दोनों। तो इसमें आपको परसेंटेज पूछेगा कि किसका कितना ज़्यादा परसेंटेज है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़रा समझना हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैंने एक ये ले लिया, CH3 CH Cl CH3 और इसका हमने एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल से सबको रिएक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला कॉन्सेप्ट, दोनों तरफ आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपका कार्ब कटायन 1, यहाँ भी आपका कार्ब कटायन 1। कहना मुश्किल है SN1 के SN2 होगा। आइए, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है। पहला में ऊपर में क्या लिख दिया गया है कि 100% H2O। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% H2O? मतलब वाटर जो आप सॉल्वेंट लिए हो अकेला 100% यही है, और वाटर कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये क्या हो जाएगा? 100% SN1। दिस रिएक्शन इज 100% SN1। अगर हम दूसरा बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हमें यहाँ दे दिया गया है 95% H2O और साथ में दे दिया गया है 5% एसीटोन। अब देखिए, आप देख रहे हो कि 95% वाटर दिया गया है, वाटर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और आपको 5% एसीटोन दिया गया है, एसीटोन हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ज़्यादा परसेंटेज में है एज कंपेयर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो दिया एसीटोन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा SN1 मैकेनिज्म है ये बहुत बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू SN2। चलिए, अगर तीसरा मान लीजिए हमें अगर ये दिया है कंडीशन कि 75% अगर वाटर दिया है और अगर 25% एसीटोन दिया गया है, तो आप क्या देख रहे हो कि जो वाटर है वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो एसीटोन है ये हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब आप देख रहे हो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फिर ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि SN1 ज़्यादा है एज कंपेयर टू SN2। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? SN1 इज मोर एज कंपेयर टू SN2। ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, बहुत ध्यान से करना है। अगर मान लीजिए अगला अगर मैं केस अगर ये ले लिया कि अगर हमें दिया गया है 50% H2O एंड 50% एसीटोन, तो आप क्या देख रहे हो कि वाटर यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है
एसीटोन यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, दोनों के दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इससे आप क्या समझ गए कि जो हमारा SN1 का परसेंटेज है इट इज सेम एज SN2 का परसेंटेज। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा SN1 का रेट है इज इक्वल टू SN2 का रेट, क्योंकि दोनों बराबर है। अब अगर लास्ट में अगर हम ये ले लेते हैं 100% एसीटोन, तो इसके मतलब आप क्या देख रहे हो कि एसीटोन हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो 100% क्या हो गया SN2। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया 100% SN2। तो बेटा देखिए आपका यही है, पहले तो आप कार्ब कटायन से पता करोगे, अगर वो भी सेम हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा सॉल्वेंट से। इसीलिए हमें हर तरह से हम पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आप खाली नाम सुनना है, सॉल्वोलिसिस। कभी कभी रिएक्शन में लिख देता है ये कि ऑन सॉल्वोलिसिस, ए ऑन सॉल्वोलिसिस गिव दिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वोलिसिस? इसका मीनिंग क्या होता है हमें आप ये बताइए। जो आपका सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा आप रिएक्शन लो, ऐसा आप रिएक्शन लो जहां पर जो सॉल्वेंट आपने लिया है वही न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर रहा है। सॉल्वोलिसिस का मतलब है कि आप एक ऐसा रिएक्शन लीजिए जहां पर जो सॉल्वेंट है दैट इज ओनली या वही न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वोलिसिस। SN1 SN2 के बाद अब हम बात करेंगे SNI। नेक्स्ट हम बात करेंगे SNI। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय SNI? देखो SN का मतलब सबको पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 का मतलब क्या था? पहले 1 का तब SN का लिखेंगे मीनिंग। SN1 का लिखे थे यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को हम क्या बोले थे? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SNI को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा SNI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ना ये वाला कंडीशन कब होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर मींस विद इन द मॉलिक्यूल। SNI हमें कैसे पता हम कब यूज करें? क्योंकि हमें तो एग्जाम में कोई नहीं बोलेगा कि यू कम हियर, आपको सॉल्व करना है SN1 से, आपको सॉल्व करना है SN2 से, SNI से। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद समझना है। तो कैसे होगा बताओ आप? तो देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर वहीं पर होगा जहां पर लिविंग ग्रुप भी और अटैकिंग ग्रुप दोनों एक कंपाउंड में प्रेजेंट हो। हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNI कहाँ लगेगा? वो उस ग्रुप में लगेगा जहां पर लिविंग ग्रुप भी उसी ग्रुप, सेम कंपाउंड में लिविंग ग्रुप भी हो और वही कंपाउंड में अटैकिंग ग्रुप भी हो। तभी ना जहां पर अटैकिंग ग्रुप हो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां से लिविंग ग्रुप है वहां प्लस बन गया, प्लस माइनस का आपस में बॉन्ड हो गया। इसी को तो बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, देखो O-
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl और साथ में यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, साथ में क्या आ गया इधर, न्यूक्लियोफाइल। अब आप क्या देख रहे हो, देखो मेरे को तो नहीं पता इसमें SNI हुआ कि नहीं होगा, लेकिन मुझे कंडीशन पता है कि O पर माइनस अटैकिंग ग्रुप है, Cl हटेगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये हो गया लीविंग ग्रुप। अब देखो जैसे Cl हटा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ऑक्सीजन अटैक कर जाएगा। जैसे क्लोरीन हटा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले O- अटैक कर जाएगा। इसका सिंपल एक लॉजिक है, मान लो अगर हमें भूख लग गया बहुत जोर का, तो अगर घर में मेरे को खाना अवेलेबल है तो फिर हम बाहर क्यों जाएंगे। वही बात है, जैसे लिविंग ग्रुप हटा और कार्बन पर प्लस आया तो ये देख रहा है कि हमारे बाजू वाले के पास ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम बाहर से न्यूक्लियोफाइल को क्यों आने देंगे। तो जैसे ये कंबाइन कर गया तो क्या बन गया, इंट्रामोलिकुलर, मतलब चेन बन जाएगा। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 मेंबर रिंग बन जाए। यही हमारा हो गया क्या बेटा, SNI मैकेनिज्म, कि जहां पर लिविंग ग्रुप भी हो और जहां पर अटैकिंग ग्रुप भी एक साथ हो। आया समझ में। इसके ऊपर आपका एक ही रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। इसके ऊपर आपका एक ही रिएक्शन आता है, वो क्या रहता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। आपको हम दे रहे हैं 15 सेकेंड का टाइम, जरा इसको आप पूरा देखिए और एनालाइज कीजिए। तो इसका हम एक एग्जांपल करेंगे, रिएक्शन ऑफ ROH विथ SOCl2। देखिए, अब देखिए कैसे SNI हो रहा है। अगर हम ROH को जब हम रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है RCl प्लस ऑफ HCl प्लस ऑफ SO2। HCl गैस भाग जाता है, SO2 गैस भाग जाता है। अब सबसे पहले जब तक आप इसका मैकेनिज्म नहीं समझोगे तब तक याद आप कर सकते हो कि ठीक है, अल्कोहल में SOCl2 हम देखते लिख देंगे RCl, ये तो सही है। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आ जाता है इन्वर्जन एंड रिटेंशन का। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो आपको नहीं पता है कि ये इन्वर्जन है कि रिटेंशन है। हमें पता है, चलिए मेरे को अधिक प्रैक्टिस है, तो ROH SOCl2 जब रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है रिटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन? रिटेंशन का मीनिंग ये होता है कि जहाँ से लिविंग ग्रुप हटा
वहीं से न्यूक्लियोफाइल की अटैक हो गई। लेकिन अब इसमें हमें ये देखना है कि ये इसमें SNI कहाँ फॉलो कर रहा है। SNI मतलब एक ही कंपाउंड में लिविंग ग्रुप और एक ही कंपाउंड में अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। मेन आपको ये देखना पड़ेगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चलो यहाँ ROH है, यहाँ SOCl2, यहाँ RCl बन गया, दिस विल फॉलो SNI मैकेनिज्म और इसमें हो जाता है हमारा रिटेंशन। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म में कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए जब मैं इसका बात करता हूँ मैकेनिज्म का, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ROH है, इस पर आपका लोन पेयर है, साथ में आपने इसको रिएक्ट कर दिया SOCl2 के साथ। अब देखिए क्या होगा, जो इसके पास ROH है, SOCl2 ऐसे बनेगा, SO, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, ये हो गया हमारा SOCl2। आप देख रहे हो कि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ये क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, सल्फर पॉजिटिव, O का लोन पेयर है जो आके सल्फर पर अटैक कर देगा। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये पहला स्टेप में ये बनेगा ROH सिंगल बॉन्ड O माइनस, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और O पर प्लस हो गया। अब आपको पता है कि आप देख रहे हो कि सल्फर से जो ऑक्सीजन जुड़ा है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हम अपना माइनस चार्ज किसी को डोनेट करके न्यूट्रल बना लें। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अपना O ने इलेक्ट्रॉन कम किया, Cl निकल गया। अब जब Cl निकला तो Cl धीरे से बोलेगा, क्योंकि देख रहा है कि ऑक्सीजन पर प्लस है, तो ऑक्सीजन भी चाहेगा कि यहाँ से H निकल जाए। तो Cl बोलेगा H से, भाई मेरे साथ चलना है क्या। तो दोनों HCl साथ निकल जाएगा। तो इसके बाद इसका क्या बनेगा रिएक्शन, ये बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O Cl और साथ में बन गया HCl, साथ में क्या बन गया HCl। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन में फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सल्फर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, तो क्या होगा, सल्फर पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है जो वो सल्फर को दे देगा। देख लीजिए एक ही कंपाउंड में बन गया, और जैसे ऑक्सीजन ने सल्फर को इलेक्ट्रॉन दिया, सल्फर जैसे 4 बॉन्ड बनाया, वैसा ही क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप करके यहाँ पर अटैक कर जाएगा। आप देखिए लिविंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप सब सेम कंपाउंड में है, मतलब जैसे यहाँ से SO2 निकलेगा वैसे यहाँ से RCl बन जाएगा और यहाँ HCl बना। देखिए यही आपका है ना प्रोडक्ट, RCl HCl SO2। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका ये वाला स्टेप है, इसी में लिविंग ग्रुप, इसी में अटैकिंग ग्रुप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस फॉलो SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहला। अब देखिए अब हमें ये बात करना है कि ये इन्वर्जन है कि रिटेंशन है। आप देख रहे हो, थोड़ा कलर चेंज करूँ मैं, कि यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा और यहीं पर आके इसी डायरेक्शन से आके क्लोरीन जुट गया, तो इसका जो भी मैकेनिज्म होगा वो क्या फॉलो करेगा, रिटेंशन। दिस विल फॉलो
रिटेंशन, मतलब देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? अब देखिए, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आएगा फिशर पर, तभी तो आप समझोगे फिशर में कि ये उल्टा है कि सीधा है। देखो एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में आपको चुपचाप ये वाला क्वेश्चन दे देगा, CH3HDOH, इसको रिएक्ट कर दिया SOCl2 के साथ। अब देखो, अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये तो SOCl2 दे दिया, फिशर आ गया, क्योंकि यहीं पर आपको एक्चुअल चेकिंग होगा कि आपने मैकेनिज्म पढ़ा है कि टाइम पास किया है। आपको पता है कि यार अल्कोहल विद SOCl2 SNI फॉलो करेगा, इसके साथ इसमें रिटेंशन होगा। रिटेंशन मतलब कि जहाँ से अल्कोहल निकलेगा Cl आके यहीं अटैक करेगा, मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, CH3HDCl, ये इसका बन गया आंसर। बाकी जो SO2HCl है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में केवल मेजर प्रोडक्ट से मतलब है। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, फटाफट कीजिए। मान लेते मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया, CH3HDOH, अगर इसको हम रिएक्ट कर दिया SOCl2 से SNI और ये फॉलो करेगा रिटेंशन, तो आप क्या देखोगे कि जहाँ से OH ग्रुप हटा वहीं से Cl आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा HCH3D और यहाँ बन जाएगा Cl। आया समझ में? तो आप क्या देख रहे हो, तो ये बेटा अगर आपको मैकेनिज्म याद रहेगा तो आप एक स्टेप में बना दोगे, अगर मैकेनिज्म नहीं याद रहा फिर तो बेटा गलत, क्योंकि आधे बच्चे को तो पता ही नहीं है ना अटैक कहाँ से करना है। ठीक है, अब इसी में एक तो आपका SNI का एक्सटेंशन आ गया था। क्या आ गया था आपका? SNI का एक्सटेंशन, SNI एक्सटेंशन। इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्योंकि NCERT में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट था कि अगर आप ROH को अगर आप रिएक्ट कर देते हो SOCl2, लेकिन इसमें अब हमने पाइरीडीन को अटैक किया था। किसको? पाइरीडीन को अटैक किया था, जो आपका बेस है पाइरीडीन। फिर भी हमारा आंसर वही था, RCl प्लस ऑफ SO2 गैस रिलीज प्लस ऑफ HCl गैस रिलीज। तो आप बोलोगे सर फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था कि जिस तरह से बिना बेस का वो शो किया था रिटेंशन, और ये पिरिडीन के प्रेजेंस में शो करता है इन्वर्जन। पिरिडीन के प्रेजेंस में क्या शो करता है? इन्वर्जन। जैसे कि मान लो अगर मैंने ये वाला एक क्वेश्चन ले लिया, HCH3DOH, अगर इसको हमने रिएक्ट कर दिया SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो यहाँ इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब जहाँ से OH माइनस हटा Cl माइनस इसके अपोजिट से अटैक करेगा, अरे तभी तो इन्वर्जन होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर H, ये बनेगा आपका CH3, ये बनेगा D। यही हमारा इसका हो जाएगा रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसा है, आपको एक होमवर्क है कि आप इसका मैकेनिज्म खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे विथ मैकेनिज्म, क्योंकि अगर वो याद रह गया तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि हाँ हमने ऐसे ऐसे ऊपर नीचे घुमाया था। लेकिन अगर ये याद नहीं रहा फिर तो एग्जाम में मुश्किल है, फिर तो मुश्किल है। आया समझ में? चलो।